पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था और सेंटर ऑफ मास पर कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ मास पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है 3 masses 3, 4 and 5 kg are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेना चाहिए। और कह रहा है कि इसके वर्टिसेस पर क्या है, तीनों कॉर्नर पर 3, 4, 5 kg के मास रखे हुए हैं। मान लो मैं एक मास रख लेता हूँ, वो है 3 kg, यहाँ पर मैंने रख दिया 4 kg एंड यहाँ पर है 5 kg। और तीनों साइड कैसे हैं, 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर। अब कह रहा है सेंटर ऑफ मास पता करना है, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले इसका रेफरेंस पॉइंट लेना चाहिए, यानी हमें एक्सिस मान लेनी चाहिए। तो मैंने आपको कहा कि सबसे इजी क्या होता है, सबसे लेफ़्ट और सबसे बॉटम। सबसे बॉटम को एक्स मानिए, बॉटम की लाइन ये रही तो मैंने इसको एक्स कह दिया। सबसे लेफ़्ट का पॉइंट यही है, इसे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा वाई। अब एक्स और वाई आ गए। अब ज़रा कोऑर्डिनेट पता करो, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, 0, ठीक है, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे ही है। इसकी बात की जाए तो ये x में आगे बढ़ा है, y में 0 गया है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 1, 0। बात करते हैं इसके कोऑर्डिनेट की, तो इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो x तो ये होगा ना, अगर मैं इसको यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूँ और यहाँ पर इसकी बात की जाए, मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B और ये C, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ M। तो ये डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा, तभी होगा इसका x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे हम, हमारे पास क्या है, देखिए ये 1 मीटर और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos 60 लगा दीजिए, cos 60 इस ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा AM अपॉन हाइपोटेन्यूस 1। तो AM की वैल्यू क्या आ गई, cos 60 सीधे सीधे यानी √3 1/2 है ना। जो सिंपल ये 1/2 होगा भी, क्योंकि ये हाफ पर डिवाइड करता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये तो 1/2 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1/2 कोऑर्डिनेट में। y की बात करेंगे तो ये चाहिए cm। cm के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर साइन लगाना पड़ेगा। तो साइन 60 = cm अपॉन क्या है, 1। तो cm की वैल्यू हो जाएगी साइन 60 यानी √3/2। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3/2, ये हो गया। अब अगर x1 लिखना है तो क्या होना चाहिए भाई, x1 जो होगा सेंटर ऑफ मास का, वो क्या होगा, m1 x1 + m2 x2 करके। तो m1 यहाँ पर 3 × 0 प्लस यहाँ पर कितना है 4 × 1 प्लस 5 × हाफ अपॉन 3 + 4 + 5। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2.5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5 अपॉन 9, 3, 12, ठीक है। तो x1 हमें यहाँ से मिल सकता है, इसको डिवाइड करके पता कर सकते हैं। किसी को डाउट कोई, आदित्य क्लियर है ना, आदित्य ठीक है। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.54, हाँ 0.54, एक आंसर ये आ गया, एक कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट पता करना है तो y वाला कोऑर्डिनेट पता करेंगे, क्या होगा m1 y1 + m2 y2 + m3 y3 करके। तो m1 कितना है यहाँ पर, m1 की वैल्यू, तो m1 है यहाँ पर 3 × 0 + m2 यानी 4, और यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 ही है, प्लस 5 इंटू यहाँ पर y की वैल्यू है √3/2 अपॉन 3 + 4 + 5।
तो ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गई सीधे सीधे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे 2.5√3/12। तो जब हम y को सॉल्व करेंगे तो देखिए मेरे पास आंसर है, आंसर सीधे आ जाएगा 0.36, 0.36 मीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या हो गए, वो हो गया 0.54 और 0.36, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इस तरीके से सॉल्व करना है हमको, है ना। नोट कर लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्या कहता है देखिए इसको, कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉलोइंग प्लेट, है ना। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि इस टाइप का अगर प्लेट गिवन हो और जिसमें मास न गिवन हो, तो अब मास की जगह क्या यूज़ करेंगे, एरिया यूज़ करेंगे, एरिया, है ना। तो जो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, वो फार्मूला था ना भाई, एक्स सी, जो सेंटर ऑफ मास का एक्स था, क्या फार्मूला था, m1x1 + m2x2। आप ये m1 की जगह हटा दीजिए और यहाँ लिखिए a1, यहाँ लिखिए a2, इस तरीके से। तो मास को रिप्लेस कर दीजिएगा एरिया से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ चेक करिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 2 से 3 पार्ट में, ताकि आपको सिर्फ रेक्टेंगल वाले शेप मिल जाए। रेक्टेंगल वाले शेप कैसे मिलेंगे देखिएगा, मैं क्या करूँगा, इसको एक साथ डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने इसको डॉट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया और दूसरा रेक्टेंगल ये हो गया। अब रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना भी आसान है, और साथ ही साथ इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो यहाँ पर कहीं होगा बीच में। इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और करिए, दूसरा काम ये करिए, इसको ज़रा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करिए। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, क्या दोनों तरफ मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। मैं अगर हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करूँगा ना, उसका मिरर इमेज नहीं होगा। तो अगर मिरर इमेज हो गया तो उसी लाइन पर ही इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, इसी लाइन पर। अब मुझे x पता चल गया, कैसे समझो। सबसे पहले तुम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करो। तो मैंने कहा बॉटम पर x एक्सिस बनाओ, पूरे फिगर में बॉटम लाइन ये रही, तो इस लाइन को ऐसे कर ड्रॉ कर दो, ये x बनेगा। और सबसे लेफ्ट में जो लाइन उसे क्या करना है, y बनाना है। सबसे लेफ्ट में कौन सा लाइन है, ये रही। तो इसको क्या करो, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये y हो गया। दोनों जहाँ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, 0 0 कहते हैं। अब जो भी डिस्टेंस ले लेंगे हम ले लेंगे आसानी से। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ xc की वैल्यू, तो क्या आप देख के बता सकते हैं xc की वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा। सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सॉल्व ही तो नहीं करना है इसमें। कैसे समझिएगा, क्या इसी लाइन पे होगा। तो x क्या होता है, y से डिस्टेंस 4, वेरी गुड। कैसे पता चला, ये 3 मीटर और ये 1, हाफ हो जाएगा 1। तो सीधे सीधे क्या होगा, ये 4 मीटर होगा। एक कोऑर्डिनेट तो पता चल गया। फिर से समझिए कैसे किया मैंने एक वर्टिकल लाइन बीच में से डिवाइड किया इसको, और ये देखा कि क्या इस लाइन के इधर वाला फिगर और इस लाइन के इधर वाला फिगर दोनों मिरर इमेज है, यानी दोनों के चेहरा जो है सेम है कि नहीं। तो दोनों क्या है, शेप सेम है। तो मैं ये डिसाइड कर दिया फ़ौरन कि इस लाइन पर ही वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा, इसी लाइन पर होगा। अब जब इस लाइन पर होगा तो यदि ऊपर होगा, नीचे होगा, नीचे होगा, इधर होगा, कहीं भी जा सकता है। तो ये दूरी, तो ये डिस्टेंस तो बनी रही भाई ना, ये डिस्टेंस ही क्या होगा, xc होगा। ये देखिए xc तय हो गया। अब दूसरा डिस्टेंस मुझे निकालना पड़ेगा yc, बस yc निकालना पड़ेगा। yc के लिए क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। yc के लिए क्या करो, फॉर्मूला लगाओ। मैं फॉर्मूला एक बार ज़रा इसमें लिख देता हूँ आपको, क्या बनेगा फॉर्मूला। देखिए हाँ, ये होगा a1 y1 + a2 y2, और 2 ही शेप है इसमें, बस अपॉन हो गया a1 + a2। अब आपको क्या करना है, पहले बात तो दोनों का एरिया निकालना है। तो एरिया a1 अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए मैंने इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, तो इसका 1 होगा 8 × 2 16 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया होगा 6 × 2, है ना, a2 6 × 2
12 मीटर स्क्वायर। दो चीज़ें आ गई। अब हमें y1 y2 पता करना चाहिए, तो y1 होता क्या है वो समझिए क्लियरली। अगर y1 की बात की जाए तो A1 वाले एरिया की जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास किसका है, 1 वाले का है, उसका x से दूरी, ये डिस्टेंस, वो होगा y1। ये टोटल 6 है प्लस 1 क्या होगा 7, यानी आप लिख देंगे y1 इज इक्वल टू 7 मीटर। और y2 की बात की जाए तो देखिए ये कितना है 6, और ये है सेंटर ऑफ मास 2 वाले का, C2 कह दीजिए, इसे C1 कहिए और इसे कह दीजिए C2। तो C2 की x से डिस्टेंस कितना होगा 3, तो यहाँ हो गया y2 इज इक्वल टू 3 मीटर। अब क्या करेंगे, फटाफट यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। चलो वैल्यू रख देते हैं। A1 की वैल्यू है 16 इंटू y1 7 प्लस A2 12 इंटू y2 3 अपॉन 16 प्लस 12। ठीक है, सॉल्व कीजिए, कितना आता है देखिए। देखिए कितना आ रहा है, सिक्सटीन इंटू 7 ये होगा 112 और 36 अपॉन 28 है ना। तो ये हो गया 6 2 8 3 1 4 1 28, तो 148 अपॉन 28 5.28 क्या आया 5.28 मीटर। ये आ गया YC की वैल्यू। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वो आप लिख देंगे 4,5.28 मीटर। ये होगा इसका आंसर। अब एक चीज़ याद रखिएगा, हमने कोऑर्डिनेट ये लिया था, हो सकता है बुक में जो सॉल्व किया गया हो उसका कोऑर्डिनेट उसने यहाँ से ले लिया हो। ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आंसर मैच कराना हो तो इस बात को ध्यान दे करके आंसर मैच कराइएगा, वरना आपको अपना आंसर गलत लगने लगेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। तो हमारे सामने जो फिगर है वो है चैनल सेक्शन, जिसे हम C सेक्शन भी कहते हैं ना। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या किसी लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक है यानी मिरर इमेज है। तो वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, तो क्या करें उसको हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करें बीच से। इस लाइन के ऊपर इस लाइन के नीचे दोनों सिमेट्रिक हो गया, सेम फिगर बन रहा है। इसका मतलब इसी लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, ये फिक्स हो गया। अब क्या करें, x और y ले लें। बॉटम पर x लेना होता है, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ये x हो गया। सबसे लेफ्ट वाली लाइन इसको आगे बढ़ा दो, ये y हो गया। ये क्या हो गया 0,0। अब हमें क्या करना है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 3 चैनल हमें दिख रहे हैं। आसानी के लिए क्या करो, इसको यहाँ से डिवाइड करो। अभी मैं बताऊँगा क्यों हमने ऐसे डिवाइड किया। कुछ लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं, मैं अभी बताऊँगा क्या दिक्कत आई है इसमें। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, और इस वाले को क्या कर दिया 3 कह दिया। अब एक चीज तो हमने पहले डिसाइड कर दिया ना कि भाई इस लाइन पर सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास इधर से कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो आगे पीछे होने का मतलब y से डिस्टेंस आपको पता करना है, लेकिन x से डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस इसी लाइन को होना है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है। और x से जो दूरी होती है उसको कहते हैं y, x से जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं y। इसका मतलब आपको yc पता है। yc कितना हो सकता है, देखिए टोटल है 10 मीटर, सिंपल हाफ में होगा, तो ये कितना हो गया 5 मीटर। तो yc आपको पता चल गया। अब अगर आपको xc पता करना तो xc को फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाएंगे आप, xc का फॉर्मूला a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 a1 प्लस
A2 प्लस A3। अब आपको A1 A2 A3 कैलकुलेट करना है, फटाफट देखिए हो जाएगा। A1 इस वाले का एरिया दो साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एक साइड पता नहीं, देखिए नीचे लिखा हुआ है साइड, यानी ये 8 मीटर, 8 × 2 सीधे हो गया 16। A2 ये भी 16 होगा, 16 8 × 2। इसका एरिया क्या होगा, इतना ही तो लेना है, तो आप क्या करेंगे 10 मत ले लीजिएगा, 10 में 2 इधर माइनस किए, 2 इधर माइनस किए, क्या बचा 6 बचा, और 6 × 2 12 हो गया। A3 हो गया 6 × 2 12 हो गया। ये तीनों एरिया आ चुके हैं। अब आपको x1 x2 x3 पता करना, तो इसके लिए क्या करिए, तीनों का पहले सेंटर ऑफ मास डिसाइड कीजिए कि आखिर होगा क्या। जैसे 1 का सेंटर मास सिमेट्रिक फिगर है, तो बीच में नहीं होगा, ये हो गया C1, इसका सेंटर मास ये हो गया C2, और इसका सेंटर मास यहाँ पर भी होगा C3। अब हमें क्या करना है, x पता करना है। x पता करने का मतलब y से दूरी, y से डिस्टेंस, तो इसका इस y से दूरी जो होगी वो ये होगी, यही होगा x1, और ये कितना होगा, टोटल 8 है, तो ये कितना होगा 4। ठीक है, x1 की वैल्यू आ गई 4। इसकी बात करते हैं, यहाँ भी सेम होगा, x2 4, ये कितना होगा, ये 2 है, तो ये कितना होगा 1, x3 1, सिंपल। अब फटाफट सोल्व कर दीजिए। A1 हमारे पास है 16, तो 16 × 4 प्लस A2 16, 16 × 4 प्लस 12 × 1 अपॉन 16 प्लस 16 प्लस 12, कितना आ रहा है इसका आंसर, देखिए सॉल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये है 16, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 12, और 32 2 34 54, 4 4 8 2 10 1 1 2 2 4 6 158 144 है ना, 140 अपॉन 44, तो ये आएगा 3.18 समथिंग आ रहा है। तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा वो एक आया है हमारे पास 3.18 और कॉमा 5, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। थोड़ा सा नोट करने के पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, वो देखो ध्यान से, लिखना बंद करिए, पहले समझिए, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। क्या आया, x आया 3.18 और y आया 5। x का मतलब y से दूरी, x का मतलब y से दूरी, आप तो ये जानते हैं कि भाई इसी लाइन पर है, तो इसी लाइन पे होगा। y से कितना दूर है 3.18, ये है 2, यानी वो कहाँ जाएगा, वो कहीं जाएगा यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पर आएगा। इस स्ट्रक्चर में जाइए, सेंटर ऑफ मास का मतलब उस स्ट्रक्चर का टोटल मास कहाँ पर लाई कर रहा है, उस स्ट्रक्चर का टोटल मास यहाँ पर लाई कर रहा है, इस स्ट्रक्चर के बाहर। इसका मतलब अगर आप कोई चैनल सेक्शन का कोई मास लीजिए और आप सोचें कि किसी एक जगह सपोर्ट देकर के उसे हॉरिजॉन्टल फिक्स कर ले, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए नोट लीजिए। तो सामने आपके एक बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। कह रहे सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज़ ए डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर, ए सर्कुलर पोर्शन ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इज रिमूव फ्रॉम वन एज ऑफ द प्लेट, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो देखो कुछ सिचुएशन कैसी बनेगी वो समझिएगा। ये हमारे पास एक सर्कुलर प्लेट है ऑलरेडी, ठीक है, और इस सर्कुलर प्लेट का अगर सेंटर की बात की जाए तो वो मान लीजिए वो यहाँ पर है, इसको मैंने कह दिया O, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, अगर ये 56 सेंटीमीटर है तो ये होगा 28 होगा, अभी हम लिख लेंगे उसको। तो अब उसके बाद कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक सर्किल इससे हटा दीजिए, और कहाँ से हटाना है, इधर से कोई एक एज से। तो मैं क्या करूँगा, इस एज को मैंने मान लीजिए, तो
तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सर्किल बनाऊँगा। अच्छा ये कितना है 28, और क्या कह रहा है वो 42, तो इससे बड़ा ही जाएगा ना सर्किल, तो यानी वो जाएगा इससे बड़ा। इस तरीके से थोड़ा सा फिगर से बना दिया जाए, ये पोर्शन वहाँ से रिमूव हो गया। जो पोर्शन बचा वो कितना है वो समझिएगा, वो पोर्शन बचा ये शेडेड पोर्शन। तो मून शेप में आपका शेडेड पोर्शन बच गया यहाँ पर, ये पोर्शन कट आउट करके निकल गया। मैं ज़रा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ यहाँ से ऐसे करके, और एक वर्टिकल लाइन भी बना देते हैं यहाँ पर। अब एक बात समझिएगा, इसकी यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस थी, ये डिस्टेंस ये है 28 सेंटीमीटर। कैसे, इसका डायमीटर 56 है तो रेडियस 28 पूरे वाले का। जो कट किया मैंने उसका तो सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि पूरे वाले का सेंटर यहाँ है और 56 सेंटीमीटर डायमीटर है और 42 सेंटीमीटर का इधर एज है तो इधर होगा, यानी इसको मैंने कह दिया O1। ये डिस्टेंस कितना होगा ये बताइए ज़रा। 21 सेंटीमीटर। वेरी गुड। कैसे, क्योंकि टोटल डायमीटर है 42 तो ये हो गया 21। अब एक बात और समझिए, जो ये शेडेड पोर्शन बचा, अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें मैंने कहा था उसका सेंटर मास उसके एरिया में था ही नहीं, कहाँ चला गया था, बाहर चला गया था। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, इसके बाहर मान लो वो यहाँ है, इसको मैंने कह दिया O2, इसको O2 कह दिया। अब आपको जानते हो क्या कैलकुलेट करना है, ये O2 ही कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, हम इसी को ओरिजिन मानेंगे, इधर देखिए वहाँ हम इसी को एक्सिस मान लेंगे और इससे ये डिस्टेंस पता कर देंगे, हो जाएगा फिर। क्लियर। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा वो समझिए, क्योंकि मास बस कुछ नहीं दिया इसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें आप करो लेट m = मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट। स्मॉल m जो है मास पर यूनिट एरिया ऑफ प्लेट है। और मैं कहूँ कि जो बड़ा सर्किल है ना, तो टोटल मास ऑफ ओरिजिनल प्लेट वो क्या होगा, कैपिटल M = देखिए पर यूनिट एरिया कितना है m, और बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना होगा πr², पाई और r कितना है भाई उसका 28, तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर। ये किसका एरिया हो गया, टोटल मास किसका हो गया, पूरे प्लेट का। और जब मैं कहूँ कि इस वाले जो कटआउट पोर्शन है उसका मास कितना होगा, उसका मास क्या होगा, मास ऑफ रिमूव्ड प्लेट, वो उसको हम कह देते हैं M1। ये होगा m × पाई 21 का स्क्वायर, पाई हाफ हुआ भाई, पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, पाई आर स्क्वायर सर्किल है, हम तो एरिया ले रहे हैं। तो ये किसका एरिया है, मास है, ये जो कट आउट पोर्शन है। अच्छा जो बचा क्या उसका निकल सकता है मास, वेरी गुड। तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो होगा M2, और ये हो जाएगा m - m1। M2 की वैल्यू कैसे आएगी, m है यहाँ पर पाई m 28 का स्क्वायर, और ये है पाई m 21 का स्क्वायर। कर दे, पाई m कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। M2 कितना आ गया यहाँ से बताइए, M2 कितना आ रहा है, ये आ गया 343 पाई m। समझिएगा मैंने क्या किया इसमें, इस क्वेश्चन में मैंने इसमें क्वेश्चन में क्या किया है वो समझिएगा। सबसे पहले मैंने पूरा एक प्लेट ले लिया, उस प्लेट का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया कि इसमें से कट आउट पोर्शन निकाला, ये कट पोर्शन निकाला, जो कट निकाला उसका सेंटर यहाँ होगा और उसका रेडियस होगा 21 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा कि जो बचा है
उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर क्यों होगा, इसके बाहर ही आएगा, वो O2 मैंने मान लिया। अब मैंने जो टोटल जो प्लेट था उसका मास निकाला, मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया, ठीक है। ऐसे ही क्या किया, जो कटआउट है उसका निकाला। अब टोटल मास में से कटआउट पोर्शन का मास माइनस कर दिया, तो मुझे जो बचा हुआ मास है वो पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो मोमेंट लगेगा, मोमेंट कैसे लगेगा भाई, इसका मोमेंट इसके अबाउट इज इक्वल टू इसका मोमेंट इसके अबाउट होगा। आप समझिएगा, अगर प्लेट की बात की जाए, प्लेट देखो समझो, प्लेट, तो ये प्लेट का अगर मास, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसका वेट नीचे यहीं तो आ रहा है, तो फोर्स नीचे, और मैं कहूँगा इस पॉइंट के अबाउट इसका ये फोर्स है, ये जो ब्लू कलर का मार्कर दिख रहा है आपको, ये फोर्स है। मैं कह रहा हूँ इस फोर्स का, जहाँ से मैंने पिक किया है लेफ्ट हैंड हो, इसके अबाउट मोमेंट बताइए, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सही होगा। अब आप समझिए यहाँ पर, इसमें समझिएगा, क्या यहाँ पर दो मास हैं, एक मास यहाँ पर है और एक मास यहाँ पर है, दोनों मास नीचे तो आ रहे होंगे जब इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो, और इनका इस मास का इसके अबाउट मोमेंट, इस मास का इसके अबाउट मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ O1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ O2, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है भाई, फोर्स हो जाएगा इसका मास, है ना, तो आप सीधे सीधे mg लिख दीजिए, g तो कैंसिल कर देंगे, इनटू डिस्टेंस कितना है O1 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है भाई m2g इनटू इसका डिस्टेंस है O2, और कैलकुलेट क्या करना है O2, तो यहाँ g से g तो कैंसिल हो गया सीधे। देखिए यहाँ पर O2 की वैल्यू कितनी आएगी, O2 आ जाएगा m1 O1 अपॉन m2। m1 की वैल्यू हमने फाइंड किया था पाई m, और ये आएगा 441, देखिए 441 इंटू m1 आया ना, O1 है कितना, O1 कोई बताएगा 7, 20s माइनस 21, तो ये आ गया 7। 441 इसका स्क्वायर है, मैंने इसको स्क्वायर वो लिखा है, एक्सपेंड करके लिख दिया, पाई m 441 अपॉन m2 है 343 पाई m। चलिए सॉल्व करिए, देखिए आंसर आ जाएगा इससे आपका, ये आ जाएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर, यानी O2 ये जो डिस्टेंस है ये होगा 9 सेंटीमीटर। यही सेंटर ऑफ मास का उसने कोऑर्डिनेट पूछा है आपसे, ठीक है।